एक्स एक्स होते ही है, तो अगर ये भी एक्स देते हैं और ये भी एक्स देते हैं तो जब युग्मनज होंगे तो वो क्या होंगे, बेबी गर्ल, ठीक है, गर्ल, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है, अगर ये y देंगे, ठीक है, अगर ये y देंगे इसको, यानी स्पर्म अगर y देंगे और फीमेल के पास तो ऑलरेडी x होता ही है, तो यहाँ पर x और y होगा, जो होगा क्या, नर, यानी कि बेबी बॉय, ठीक है, बॉय का होगा। तो ये था इसके जो है चित्र के साथ जो है इसका आंसर। तो गाइस हमने ऑलरेडी जो है लिंक दे दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए आप देखते हैं, इसमें आपने तो बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें आपको निर्देश क्या करना है, पढ़ लेना है। तो चलिए हम आंसर से सीधे आते हैं। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें 5 प्रश्नों का उत्तर देना है 7 में से, सेक्शन ए में, ठीक है, और प्रत्येक के लिए 2-2 है। ये तो निर्देश आप पढ़ लिए होंगे। पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक लिखिए और किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसका आंसर, पहला आंसर है, ठीक है, पहला क्वेश्चन का पहला आंसर, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो है एम्पेयर है और किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो गाइज आपने यहाँ पर देख लिया कि विद्युत धारा क्या है और इसका ऐसा मात्रक क्या है, और इसको किसी भी चालक में अगर भेज दिया जाए तो इसको किससे मापा जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किस ये का उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक लिखिए और किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर है या नहीं, ये चीज़ हमें बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले तो हमें बताना है प्रतिरोध लिखिए, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक लिखिए और किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है या नहीं। तो बात को समझ लीजिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर पूरा प्रतिरोध का ऐसा मात्रक तो ओम होता है, ओके, और हाँ ये तार का जो है प्रतिरोध, हाँ तार का प्रतिरोध जो इसकी लंबाई पर निर्भर करती है, अनुप्रस्थ कट के क्षेत्रफल पर भी इसका जो है निर्भर होता है। तो आई होप गाइज आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कीजिए, वीडियो स्किप करके देखिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसका नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। इसका 3rd नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे धातुओं का नाम बताइए जिससे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो गैस आप जानते होंगे ऐसे 2 धातुओं के नाम लिखना है जो आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम हो गया या फिर पोटेशियम हो गया, ये सब क्या है, चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम लिख दीजिए, ठीक है। तो वो 2 चीज़ें क्या थी, सोडियम और पोटेशियम, इसको क्या किया जाता है, चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम का जो संकेत होता है वो Na होता है, पोटेशियम का K होता है। इन्हें आसानी से क्या किया जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। वैसे ये तो ठोस होता है लेकिन ये अपवाद में हो जाता है। 4 नंबर का क्वेश्चन जो है ये आपके लिए है, अगर नहीं होता है तो डिस्क्रिप्शन में बताइए कि क्यों नहीं हो रहा है, और मैं आपकी इसका जो है इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन दे दूंगी। तो पहले 5 नंबर का क्वेश्चन फिलहाल करते हैं, जीवाश्म क्या है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, जीवाश्म है। तो यहाँ पर आंसर देखिए कि जीवाश्म क्या है, तो भूतकालीन यानी सदियों पुराने जंतुओं और पौधे के कठोर अंगों की जो है छाप अथवा उनके अवशेष जो पृथ्वी की चट्टानों पर या उनके बीच में दबे हुए पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहा जाता है। यानी जैसे माना जाता है कि बहुत पहले जो है क्या हुआ था, एक एस्ट्रॉयड पत्थर जो है वो गिरा था पृथ्वी पर और बहुत सारे जीव जंतु राख बनकर पृथ्वी के नीचे चले गए थे, और जब वो आजकल मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं जीवाश्म, ठीक है। इसीलिए तो कहा जाता है जीवाश्म ईंधन, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारा क्या है, जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि ये जीव जंतु के दब जाने के बाद जो है वो सड़ने गलने के बाद रिएक्शन करके बना हुआ है, ओके। तो स्क्रीनशॉट इनका भी ले लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर, तो ये रहा आंसर कि ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित होते रहते हैं उन्हें अनुवंशनिक गुण या लक्षण कहते हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दे। तो खाद्य श्रृंखला में से क्या, जैसे घास कौन खाता है, जैसे कि बात करते हैं घास कौन खाता है, कीट हो गया, ठीक है, या बकरी उकरी हो गया, और कीट को खाता कौन है, मेंढक, और मेंढक को सांप, और सांप को बाज खा लेता है। या फिर दूसरा खाद्य श्रृंखला होगा, जैसे घास जो है वो
मान के चले ये बकरी ने खाया, फिर बकरी जो है ये कौन खाया, तो बकरी को खाया शेर ने, या फिर हम लोग भी खाते हैं, मानव भी खाते हैं। तो ये एक तरह से क्या है, खाद्य श्रृंखला है। तो आप इन्हें लिख लीजिएगा। तो मतलब हमने क्या किया यहाँ पर, 7 में से हमें 5 आंसर देने थे। एक 4 नंबर का क्वेश्चन जो ये आपके लिए, और हमने 7 में से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिए हैं। इसमें से आपको कोई 5 जो है चुन लेना है। ओके, तो गैस हमने 7 नंबर तक कर लिए हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी, इसमें बोला कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस। तो चलिए यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बोला ओम का नियम बताएं, और इस नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध को लिखना है और प्रतिरोध को भी परिभाषित करना है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन 8 नंबर का। ठीक है, ओम के नियम बताएं और इस नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच संबंध बताना है, और प्रतिरोध क्या है इसको भी चेकअप करना है, मतलब बताना है। वही तो ये हो गया हमारा ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम, जैसे नियत ताप पर किसी चाल के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा का समानुपाती जो है होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये समानुपाती होता है, अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भी समानुपाती आय होगा। ठीक है, भी समानुपाती आय, यानी भी को विभवांतर बोलते हैं और आय को एम्पेयर का ये बोलते हैं, मतलब कि विद्युत धारा का जो है। ठीक है, और जहाँ आर जो है वो एक नियतांक है, यानी आय बराबर, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जो भी बराबर आय आ रहा है ना, और हमें क्या निकालना है, आय निकालना। तो आय बराबर हो जाएगा क्या, भी अपॉन में आर। ठीक है, ये इसके बीच की संबंध आएगा। और हमें इसके बाद बोला है प्रतिरोध का भी परिभाषित करना है। तो चलिए इसको प्रतिरोध का भी परिभाषित देख लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर देखिए कि प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो है वो ओम है। तो प्रतिरोध का क्या काम है, कि प्रतिरोध का काम है कि पदार्थ का वह गुण है जो प्रवाह, मतलब कि धारा के प्रवाह में क्या करती है, रुकावट डालती है, और इसका जो ऐसा मात्रक होता है वो ओम होता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मतलब कोई 2 गुण को बताना है। तो गैस यहाँ पर देख लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। वे पथ जिन पर स्वतंत्र चुंबकीय उत्तरी ध्रुव गमन करता है, और ये बंद वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को निरूपित करती है। तो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और देखिए यहाँ पर आप जल्दी से ले लीजिए। अब इसका गुण को देखते हैं, वो भी 2 गुण हमें बोला है। तो चुंबकीय रेखा के 2 गुण जो है वो निम्न है। वो कौन कौन सा है, जैसे ये है, ये बंद वक्र है, बातों से ये बंद वक्र है, और इसके क्या गुण है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात या उस दिशा को प्रदर्शित करते हैं जिस और वहाँ रखा कोई उत्तरी ध्रुव गमन करेगा, यानी गति करेगा। ठीक है, ये इनके गुण है चुंबकीय रेखाओं के, इन्हें भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका भी। अब इसका 10 नंबर क्वेश्चन है कि संचरण किसे कहते हैं, इसे सुरक्षा के उपाय बताएं। तो संचरण क्या है और इसके उपाय क्या है इसको सुरक्षित रखने का। तो चलिए इस आंसर का भी, इस क्वेश्चन का भी आंसर कर लेते हैं। तो संचरण का परिभाषा क्या है, तो जैसे वायु तथा नमी की उपस्थिति में किसी धातु का परत बनकर नष्ट हो जाना संचरण कहलाता है। तो इसका मतलब कोई भी अगर वायु नमी वाला है, तो आपने लोहा वाला चीज़ों को देखे हैं कि उसमें क्या हो जाता है, जम लग जाता है, यानी परत बन जाता है और वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। तो इससे बचाने का क्या क्या उपाय हो सकता है, तो जैसे इसको बचाने के उपाय जो है वो 2 हैं। जैसे संचरण से बचने के उपाय, यदस लेपन यानी जिंक की परत चढ़ाकर या पेंट कर, यानी धातु के ऊपर ऊपरी सतह को पेंट करके इसको संचरण से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये 10 नंबर को। 11 नंबर क्वेश्चन है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर जो है स्पष्ट करना है। ठीक है, चलिए देख। तो यहाँ पर जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर जो है वो एक एक करके चेक करेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट में क्या बोले, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों ओर
संयोजकता जो है एक क्या है, एक शकल द्वारा संतुष्ट रहती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन का परिभाषा, ये तो पहला अंतर हो गया। दूसरा यानी इसका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का परिभाषा क्या है, तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका नेक्स्ट वाला यानी नेक्स्ट क्या है, इसका नेक्स्ट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। ये दो इसका क्या हो गया, अंतर हो गया। अब इसका तीसरा अंतर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि इसका सामान्य सूत्र जो है वो क्या है, CnH2n +2 होते हैं, जहाँ n जो है n = 1 2 3 4 कोई भी नंबर आप रख सकते हैं। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता क्या है, इसमें सामान्य द्विबंध वाले सामान्य सूत्र क्या है, Cn और H2n होता है, और त्रिबंध वाले सामान्य सूत्र जो ये द्विबंध वाला था और ये त्रिबंध वाला, ठीक है, सूत्र जो है वो CnH2n -2 होता है। और जहाँ n बराबर क्या रख सकते हैं, 2 3 और 4, और इधर भी हम बढ़ा सकते हैं। अब इसका फोर्थ वाला और आखिरी वाला जो इसमें डिफरेंट है वो देख लेते हैं, जिसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहते हैं, ठीक है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को इसमें क्या बोला है, इसमें द्विबंध वाले को एल्काइन एवं त्रिबंध एल्काइन एवं त्रिबंध वाला को एल्काइन कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर क्या बोला है, इसमें द्विबंध वाला जो होगा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एल्किन, और त्रिबंध वाला होगा उसको कहते हैं एल्काइन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने असंतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में अंतर हमने कर लिया है। 12 नंबर क्वेश्चन है जैव आवर्धन क्या है, तो चलिए इसी भी देखिए। तो जैव निम्नीकरण रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला के माध्यम से पौधों द्वारा अवशोषित हो जाने के बाद उपभोक्ता के शरीरों के बाह्य ऊतकों में संचित होते रहते हैं। चूँकि मनुष्य सर्वोच्च उपभोक्ता है, अतः ये रसायन मनुष्य के शरीर में अंकित रूप से पहुँचते हैं और संचित हो जाते हैं। वहाँ मनुष्य के बाह्य ऊतकों में इन पदार्थों का संद्रण बढ़ता रहता है, इसे ही जैव आवर्धन कहा जाता है। कहने का मतलब है जो जैव आवर्धन है ये क्या बोला, जैव अनिम्नीकरण रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला के माध्यम से ही होता है, और ये पौधा द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, और पौधा मनुष्य खाता है, और पौधा उपभोक्ता के शरीरों के बाह्य ऊतकों में संचित होते रहते हैं। चूँकि मनुष्य सर्वोच्च उपभोक्ता माना जाता है क्योंकि ये पौधों को खाते हैं, और अतः ये रसायन मनुष्य के शरीर में तो होते ही होता है, ठीक है, कि अंतिम रूप से पहुँच जाते हैं और संचित हो जाते हैं। वहाँ मनुष्य के बाह्य ऊतकों में इन पदार्थों का संद्रण जो है बढ़ता रहता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, एक परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का एक चित्र बनावे, ठीक है। तो चलिए यहाँ आप देख पा रहे हैं, एक परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का चित्र बनावे, यही क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पर चित्र बनाया, जैसे सूर्य की रोशनी से उत्पादक तक पहुँचती है, और उत्पादक जो है, ठीक है, ये उत्पादक जो है जैसे कि घास हो गया, ये शाकाहारी खा जाते हैं, जैसे कीट हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ठीक है, ये खाते हैं। फिर ये अपघटक हो जाते हैं, और ये अपघटक होने के बाद ये मांसाहारी में चला जाता है, और मृदा जल जो है वो पोषण जो यही उत्पाद से ही मिलती है। तो यही है ऊर्जा का जो है क्या चित्र, और आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेना है। ऐसे ही बिल्कुल अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो चित्र आप बनाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, मेडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को ही क्यों चुना। एक तो रीज़न है कि मटर का पौधा जो है वो जल्दी ही मिल जाता है, ऊपर से बहुत जल्दी बढ़ भी जाता है। तो चलिए इसका आंसर, मेडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव इसलिए किया क्योंकि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता था, और इनके पुष्प आकार में बड़े और अधिक परागण क्षमता वाले हैं। मटर के पौधे आसानी से बड़े हो जाते थे और इनका अध्ययन करना भी बहुत ज़्यादा सरल था, इसीलिए मेडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को ही चुना, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन से 15 से इधर 19 तक मतलब कि 3 प्रश्नों का आंसर करने हैं,
ठीक है। और ये 15 नंबर क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ, तो आपको चुनना होगा कौन कौन से क्वेश्चन आप जो है याद कर सकते हैं। वैसे याद तो करिए, हो सकता है ये तीनों में से एक आ गया, आप जो याद नहीं किए हैं वही वाला आ गया, तो इससे बेटर है कि आप सभी क्वेश्चन का आंसर करते चलिएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बोला, एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध को जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 तथा R3 हैं को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, और विद्युत परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक क्या हो सकता है, इसे प्राप्त करें। तो गाइस आपको बिल्कुल ऐसे ही चित्र बनाना है जैसे यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। 15 नंबर का है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, माना, क्योंकि हमें मान R1 R2 का नहीं दिया है, माना परिपथ में प्रतिरोध R1 R2 और R3 है, इनके बीच धारा जो है वो I1 I2 और I3 प्रभावित हो रही है। अब इसमें क्या होगा, धारा I1 I2, अब क्या करेंगे, मुख्य परिपथ में कुल जो धारा बह रही है वो कितना होगी, तो धारा यानी कि I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो गाइज अब यहाँ पर देखिए कि अगर इसमें विभवांतर यानी कि वोल्ट डाला जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर बोला यदि प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभवांतर यानी V वोल्ट डाला जाए तो ओम के नियम से क्या हो सकता है, तो I1 इज इक्वल टू V1/R1, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और I2 करेंगे तो V/R2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, एंड I3 करेंगे तो V/R3 हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड समीकरण जो है, ये तीसरा समीकरण है। अब सभी समीकरणों को क्या करेंगे, योग करेंगे, यानी समीकरण 1 2 और 3 से। यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 2 और तीनों को जोड़ने पर, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, पांचवें क्रम में जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर I हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ पर रीजन देख लीजिए क्यों I हुआ है, I1 I2 प्लस I3 बराबर I क्यों हुआ, तो यहाँ पर देख लीजिए चूँकि हमने पहले ही मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा भी, क्योंकि भी सभी में कॉमन है, सभी में आएगा, तो हमने भी को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, और इसके बदले यहाँ पर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इसको हमने समीकरण 4 माना, ओके। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर देखिए कि यदि ए और बी के बीच सिरों के बीच विभवांतर भी एवं समतुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से क्या होगा, तो I इज इक्वल टू क्या जगह V/R1, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 और 5 से, ठीक है, समीकरण 4 और 5 से क्या कर सकते हैं, V/R ये प्रतिरोध है, तो मतलब V/R हो जाएगा, अब आया तो दोनों तरफ से कैंसिल हो ही जाएंगे, तो V/R इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका क्या होता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/R इंटू में B, और इस साइड का B, दोनों भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली बचेगा क्या, R 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और यही व्यंजक हमें प्राप्त करना है आखिरी में। तो गाइस आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, जैसे यहाँ से यहाँ तक आपको, तब आपको पूरे 5 और 5 में 5 नंबर मिलेंगे, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत एवं विद्युत मोटर का नामांकित चित्र भी बना हुआ है। ये तो और लंबा हो जाएगा गाइस, क्या सोच रहे हो, जल्दी याद करो वरना हो जाएगा पानी पानी, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, शुरू करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए विद्युत मोटर क्या है, तो यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है या रूपांतरित करती है। आप स्क्रीनशॉट मारते चलिएगा यार, वीडियो को स्किप करके नोट करते चलिएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या बोला, इसका सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत देखिएगा यहाँ पर क्या बोला है सिद्धांत, यह विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख कर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर,
ठीक है। तो कुंडली पर क्या होता है, कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घूमने का प्रयास करता है या एक फ्लेमिंग के वस्तुहम नियम पर भी कार्य करता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर सिद्धांत जो है वो क्या चीज़ है, और आप इसे नोट करते चलिए या तो स्क्रीनशॉट मारिए। अब इसका नामांकित चित्र के साथ करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर बोला है क्या, इसमें बोला विद्युत मोटर क्या है और हमने कर लिया, सिद्धांत क्या है वो भी हमने कर लिया। अब एक विद्युत मोटर का नामांकित चित्र दर्शाएं। तो चलिए इसका भी, तो ये रहा। ठीक है, ये क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र जो एस से दर्शाते हैं, और ये आर्मेचर है जो बीच बीच से इसे डॉट करके आया है। ओके, और यहाँ पर देखिए ये एस जो है ये साउथ, ये नॉर्थ है, और ये ए बी सी और डी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको एक सेल से जोड़ा गया है। ठीक है, किससे जोड़ा गया है, सेल से। और यहाँ पर जो है ये प्रतिरोध 1 और प्रतिरोध 2 यानी R1 R2, और यहाँ पर बैटरी यानी कि B1 या B2, और यहाँ एक्स वाई जो है ये रे है, और इसको क्या कर रहे हैं, इसमें से पास करते जा रहा है। तो यहाँ पर बोला क्या है, इस चित्र को आपको क्या करना है, इसको बनाना है, और इसके साथ साथ इसके नामांकित चित्र और नाम के साथ भी याद करना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या बोला है, इसका काम क्या है। और जैसे यहाँ पर कार्य प्रणाली क्या है, जब कुंडली में विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजा यानी ए बी और सी डी पर बराबर परंतु विपरीत बल कार्य करते हैं जो एक बल युग्म बनाते हैं। तो यह बल युग्म कुंडली की एक भाग यानी सी डी भुजा को ऊपर की ओर और दूसरी भाग ए बी भुजा को नीचे की ओर धकेलता है। तो इसके द्वारा उत्पन्न बल आघूर्ण कुंडली को घुमाता है। आधे चक्कर B1 के ब्रश का X से और B2 के ब्रश का Y से संपर्क हो जाता है। अतः धारा की दिशा बदल जाती है तथा लगने वाले बलों के कारण कुंडली जो है दूसरी आधा चक्कर भी पूरा करती है। इस तरह से यह क्रिया बराबर क्या है, दोहराई जाती है और कुंडली विद्युत धारा प्रवाहित होने तक घूमती रहती है। फलतः कुंडली से जुड़ा सपट भी घूमती है। तो गाइस कि इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको क्या करना है, समझ समझ कर पढ़ना है, तो आपको परीक्षा। अब यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन है, समावयवता किसे कहते हैं, और पेंटन के समावयव के नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। समावयवता क्या है, इसका आंसर देख लीजिए। ऐसे विभिन्न यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र तो भिन्न भिन्न, अणुसूत्र तो बिल्कुल समान है लेकिन संरचना सूत्र जो है बिल्कुल क्या है, अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं समयावन अर्थात समयावय कहते हैं, और इस घटनाक्रम को समयावता कहते हैं। तो चलिए इसका एक सूत्र भी देख लेते हैं संरचना के साथ। और तो ये है पेंटन की जो C5H12 है। ठीक है, इसके समयों के नाम एवं संरचना सूत्र तो सेम है लेकिन इसकी संरचना जो है बिल्कुल भिन्न भिन्न हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। जैसे नॉर्मल पैटर्न में क्या होता है, C ऐसे करके आपको क्या करना है 5C, और वैसे हम जानते हैं कार्बन की जो है इसके 2 मतलब 4 जो है ये 4 एक तरह से बोल सकते हैं, इसको 4 पैर होना जरूरी है, इसको किसी तरह से आपको 4 करना है कार्बन का। तो C5 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 5 हो गया, और 12 होना चाहिए हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। अब देखिए ये नॉर्मल वाला हो गया यानी कि नॉर्मल पैटर्न। अब आइसो पैटर्न में क्या होता है, 4 तो एक सीधी लाइन पे होंगे लेकिन एक इसके नीचे आ जाएंगे, ये हो जाएगा आइसो पैटर्न। तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे संरचना, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से तो VBI है, इसको क्या करना, याद कर लेना और इसको नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है। और चलिए अब इसका नेक्स्ट देखिए, इसमें थर्ड वाला क्या है, नियो पैटर्न में होता क्या है कि एक बीच में होगा और 4 गो C जो है साइड से रहेगा, और ये भी बैलेंस ही है, वही है C5 और H12 भी है, लेकिन सूत्र तो सेम है पर इसकी संरचना जो है वो अलग अलग है, इसीलिए इसको समयावता कहा गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स कर लीजिएगा याद। ओजोन क्या है, ठीक है, ये 18 नंबर क्वेश्चन है। ओजोन क्या है, यह किस परितंत्र को प्रभावित करता है, किस प्रकार, और ओजोन परत के क्षय को कम करने के लिए क्या क्या कदम जो उठा। C
है ओजोन परत के क्षय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए थे। तो ओजोन परत के क्षय को कम करने के लिए उठाए गए कदम, जैसे एरोसॉल, ठीक है, एरोसॉल जो है, एरोसॉल तथा क्लोरोफ्लोरोफॉर्म यानी कार्बन यौगिक का कम से कम उपयोग करना, या फिर सुपरसोनिक विमानों का कम से कम उपयोग करना, या संसार में नाभिकीय विस्फोटक पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना। इससे क्या होगा, ओजोन जो है वो बच जाएगा। अगर ये सब करते रहेंगे तो ओजोन घट जाएगा। एक टाइम ऐसे आएगा कि परावैंगनी विकर्ण जो मतलब परावैंगनी किरणें जो है वो सीधे पृथ्वी पर आने लगेंगी, जो हमारे लिए ज़्यादा घातक हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी पार्ट सेट 2 का जो है ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, साइंस का। मैं सेट 1 का कर दिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, लिंक दे देंगे, ओके। तो जैसे यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो चलिए इसको भी सॉल्व। यहाँ पर देखिए, अगर आप चित्र के साथ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो चेक करने वाले हैं वो समझेगा कि वाह बच्चा तो सही है, कमाल का है, क्या क्या चित्र के साथ बनाया है, इसमें आपको जो है नंबर 1 भी नहीं कटेगा, ठीक है। समझ समझ के बनाएंगे। यहाँ पर जैसे बोला, किसी शिशु के जन्म से पूर्व उसके नर अथवा मादा होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। लिंग निर्धारण क्या है कि जब किसी शिशु के जन्म से पहले ही नर या मादा होने की जब हम लोग संभावना यानी भविष्यवाणी करते हैं तो उसी को हम कहते हैं लिंग निर्धारण, ओके। अब यहाँ पर देखिए, महिलाओं में दोनों लिंग के गुणसूत्र जो है वो एक ही प्रकार के होते हैं। एक्स एक्स यानी एक्स एक्स होता है ये महिलाओं में, देखिए यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि पुरुषों में, अब पुरुषों में चेंज हो जाएगा, ठीक है। पुरुषों में दोनों लिंग गुणसूत्र जो है भिन्न भिन्न होंगे, एक्स और वाई, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नर में एक्स और वाई, ठीक है। आगे बोला इसके बाद, इसमें बोला पुरुष 2 प्रकार के शुक्राणु बराबर यानी स्पर्म जो बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के स्पर्म में एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि दूसरी प्रकार के स्पर्म यानी कि स्पर्म में वाई गुणसूत्र होते हैं। स्पर्म मतलब आप समझ लीजिएगा ये है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, उसके बाद बोला है क्या कि महिलाएं एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती है जिसमें एक्स गुणसूत्र है, ठीक है। और जब एक्स गुणसूत्र वाला स्पर्म जो है अंडे से संयोग करता है, यानी अगर एक्स जो है वो अगर नर जो एक्स को मतलब एक्स स्पर्म को अंडाणु में संयोग करने देता है तो वहाँ पर जो भी होगा यानी कह सकते हैं जो आने वाले बच्चों का जो भविष्यवाणी होगा वो होगा कि वो एक्स एक्स, और एक्स एक्स का मतलब है कि वो बेबी गर्ल्स जो है बनेंगे, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट है लड़की विकसित होंगे, यहाँ पर नीचे भी दिया गया है। आगे है अगर यहाँ पर जब वाई गुणसूत्र वाले स्पर्म अगर अंडे को निषेचित करता है तो एक्स वाई युग्मनज यानी कि लड़का में विकसित होगा। तो चलिए इसको चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये जो एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई है, ये नर यानी आप समझ रहे होंगे मेल में, हाँ मेल में पाया जाता है, और एक्स एक्स जो है ये फीमेल में यानी मादा में पाया जाता है, ठीक है। अगर भाजन से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर करते हैं कि अगर मतलब कि अगर मतलब कि मेल जो है, ठीक है, मेल जो है अगर ये एक्स को मतलब एक्स जब देते हैं, ठीक है, अंडान ये मतलब कि फीमेल को, और फीमेल के पास तो एक्स एक्स होते ही हैं, तो अगर ये भी एक्स देते हैं और ये भी एक्स देते हैं तो जब युग्मनज होंगे तो वो क्या होंगे, बेबी गर्ल, ठीक है, गर्ल। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है, अगर ये वाई देंगे, ठीक है, अगर ये वाई देंगे इसको यानी स्पर्म अगर वाई देंगे और फीमेल के पास तो ऑलरेडी एक्स होता ही है, तो यहाँ पर एक्स और वाई होगा जो होगा क्या, नर यानी कि बेबी बॉय, ठीक है, बॉय का होगा। तो ये था इसके जो है चित्र के साथ जो है इसका आंसर। तो गाइज हमने ऑलरेडी कर चुके हैं 19 क्वेश्चन हमने कर लिया है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया 4 नंबर का, कर लीजिएगा, नहीं होगा तो क्वेश्चन बता दीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना